करें स्टार्ट। ओके, तो आज हम करने वाले हैं 12th की फिजिक्स का डेमो लेक्चर 2। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। पूरी 12th में हमें सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो 3 टॉपिक्स थोड़े से बड़े बड़े हैं। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स एंड तीसरा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हमारा वो चलने वाला है कम से कम भी 3 से 4 महीने, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास है 5 यूनिट्स टोटल। ऑप्टिक्स हमारा चलने वाला है 1 से 2 मंथ्स, दैट टोटली डिपेंड ऑन योर स्पीड कि आप कितनी स्पीड से करते हो। इसके अंदर है हमारे पास 2 यूनिट्स और मॉडर्न फिजिक्स भी हमारा 1 से 2 महीने ही चलेगा, जिसके अंदर 2 यूनिट्स। 2 है 3 है? 3 पक्का? 3 यूनिट्स, ठीक है। टोटल अपनी 10 यूनिट्स हैं जो अपने को करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद करो 11th क्लास जिसमें आपने पढ़ा था स्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो आ गया तो चार्ज रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। 1 महीना कम से कम भी चलेगा ये, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना चलाओगे। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वही टॉपिक है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बस इसमें 5 चीज़ें नहीं आएगी, 4 या 5, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट वाला जो 10th में किया था हमने, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी 10th वाला है, लेकिन 10th क्लास में एक भी फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो ये 10th से थोड़ा सा हैवी पड़ता है, लेकिन आसानी से हो जाएगा, घबराने वाली नौबत आएगी नहीं। फिर अपने पास आएगा इसमें मैग्नेटिज्म एंड एसी। एसी का मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है। एसी याद है? 2 तरह के करंट थे, एसी डीसी, 10th क्लास में था मैग्नेट वाले में, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर आएगा अपना वो आएगा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप बैठो। तो ये 5 यूनिट्स हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जो हमें 4 से 5 महीने इसको घसीटना है। ऑप्टिक्स के अंदर अपने पास सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स, ये वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन याद है, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला और ग्लास स्लैब, ग्लास प्रिज्म, बस उसके फार्मूलाज और आ जाएंगे साथ में। एक आएगा अपने पास वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है अपने पास मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। इसके अंदर हमारे पास जो 3 यूनिट्स हैं, सबसे पहले तो इसमें आता है ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। दूसरा उसमें आएगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये वही है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री वाला ऑलमोस्ट। बोर्स मॉडल याद है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा कुछ था, इसमें इतना डिटेल में नहीं है, इसमें आसान आसान चीज़ें हैं, ठीक है जी। और तीसरा इसमें है सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट पूरी तरह से कंप्यूटर वालों के लिए है, ठीक है, लेकिन इसको फिजिक्स में डाल दिया क्योंकि सिलेबस कम पढ़ रहा था 12th के लिए, ठीक, ऐसा कहने वाले कहते हैं। तो ये है हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस। इसमें से लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स की बात की थी और मैंने कहा था कि देखना इसके कुछ डायग्राम्स बना के देखे थे, बन रहे थे, ठीक है। आज हम इसमें बात कर लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो हमने 10th क्लास में किया हुआ है। तो अभी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें वो रिवाइज़ करवा दूंगा जो आपने पहले की हुई है, ताकि आपको 12th क्लास की चीज़ें आसान लगे। स्टार्ट करें, ठीक है। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ही जो आपको पहले से पता है। चार्ज के बारे में जानते हो?
क्या सिंबल था? चैप्टर नहीं है अभी, ठीक है। चार्ज सिंबल था क्यू, हाँ रैंडम टॉपिक से अभी। चार्ज का सिंबल क्यू था, ठीक है। चार्ज कितने टाइप के थे? एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, ठीक है। पॉजिटिव किसके पास था? प्रोटॉन्स के पास था। नेगेटिव किसके पास था? इलेक्ट्रॉन्स के पास था। याद है पुरानी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता था Q = NE, ऐसा कुछ याद है? Q का मतलब प्लस माइनस NE, और भी एक्यूरेट होने के लिए N क्या था यहाँ पे? नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। E की वैल्यू याद है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा कुछ याद है? आपको एक नंबर याद आया था अभी, 9.1 × 10⁻31, ये इलेक्ट्रॉन का मास था, ठीक है। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, ये क्या था? मास ऑफ प्रोटॉन। भारी कौन है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन भारी है? कंपेयर करो दोनों को। यहाँ पे कितना है? 27 जीरो लगेगी, इसमें कितनी लगेगी? 31 जीरो लगेगी। इसकी 27 जीरो डिवाइड में है, इसकी 31 जीरो डिवाइड में है, तो ये छोटा है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग 2000 टाइम्स होता है, और एक्यूरेट की बात करें तो 1837 टाइम्स, ठीक है। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। ये सिर्फ आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, Q = NE था, यहाँ से हम N की वैल्यू हमेशा किस में रहेगी? होल नंबर में रहेगी, ठीक है, इंटीजर्स में रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में। चीज़ें याद है? उसके बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? सिंबल क्या था इसका? I, और फॉर्मूला क्या था? I = Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब 12th क्लास में इसको मुश्किल बनाने के लिए क्या करेंगे? अपन ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, याद है? तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में करंट कैसे लिखेंगे बताओ? ऐसे होगा, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ गया। अब dQ/dt में क्या होता था? इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? लिमिट t टेंड्स टू 0 ΔQ/ΔT, ऐसा ही होता था ना कुछ? ऐसा कुछ याद है? याद है क्या? ठीक है। और इस करंट को हम क्या बोलेंगे फिर? इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, dQ/dt क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ करंट। अच्छा, dQ मतलब d आ जाए, वो क्या, किस चीज़ के लिए होता है वो? d वाली टर्म्स, जैसे अपन इसमें किया था dx/dt, ठीक है, dv/dt, ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, वेरी स्मॉल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के अंदर? ग्राफ के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ याद आ रहा है? अब याद आया? स्लो, याद आया? इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था? tan थीटा, यही था ना। तो dQ/dt क्या है? स्लोप है। कौन से ग्राफ का? अरे कौन से ग्राफ का? Q और T का। अगर हम चार्ज और टाइम के बीच में कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर Q, यहाँ पर T, इस तरह से कोई ग्राफ बनता है, तो हमें इसका करंट निकालना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा? इस लाइन का स्लोप ले लूँगा, इस पार्ट का। इस पार्ट का स्लोप क्या देगा अपने को? करंट देगा, ठीक है। तो हमने जो 10th क्लास तक पढ़ा था वो क्या था? I = Q/T। अब हमारे पास वो क्या आ जाएगा? I = dQ/dt, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस करंट था। अच्छा, एवरेज करंट क्या होगा फिर? ΔQ/ΔT। बड़े चेंज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेल्टा, और छोटे के लिए क्या यूज़ करते हैं? dQ, ठीक है। यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या थी? एम्पियर, याद है? एम्पियर कैसे निकलेगा? I = Q/T। चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम, डिवाइड बाय टाइम की क्या थी? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। छोटी यूनिट क्या होती थी करंट की? छोटी यूनिट। अच्छा, लेंथ की यूनिट बताओ। मीटर छोटी यूनिट, सेंटीमीटर और छोटी यूनिट, मिलीमीटर और छोटी यूनिट, माइक्रोमीटर से ज़्यादा करंट की छोटी यूनिट क्या हो जाएगी? माइक्रो एम्पियर,
करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी माइक्रो एम्पियर। थोड़ी सी बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, मिली एम्पियर। और बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। ठीक है, तो मिली, माइक्रो, ये सब छोटी यूनिट्स के लिए यूज़ करते हैं। याद आ रही है चीज़ें, पक्का? ठीक है, फिर आपने इसमें पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, बैटरी की वैल्यू, वोल्टेज बोलते थे ना। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना डिफरेंस है, 10। अगर एक बंदा पॉजिटिव को पकड़ ले और दूसरे हाथ से नेगेटिव को पकड़ ले तो उसे कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। EMF, ऐसा कुछ याद है? ऐसा करना नहीं होता। घर पे करंट ज़ोर से लगता है अगर हम स्विच में उंगली डालें तो, कभी तार पकड़ ले तो गलती से। ठीक है, लेकिन सेल को पकड़ के लेके आते हैं, करंट नहीं लगता। क्यों? पोटेंशियल कम है उसका। कितना पोटेंशियल होता है सेल का, घड़ी वाली सेल का कितना होता है, 1.5 वोल्ट। पढ़ा है सेल के ऊपर, सेल को पढ़ के देखना। ठीक है, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ याद है, क्या होता था पोटेंशियल डिफरेंस, V = W/Q। याद है? ये याद है, चलो याद दिलाते हैं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था कि मान लो हमारे पास एक पोजीशन है ये वाली, एक पोजीशन है ये वाली, दो पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत दूर इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। उस पॉजिटिव चार्ज को हम B तक लेकर आए, क्या वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, उस वर्क को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ B। हम उसी पॉजिटिव चार्ज को A तक लेकर आए, कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ A। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कहाँ से समझते हैं, हम इसको समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। याद करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चैप्टर था हमारे ग्रेविटी वाला, उसमें हमने किया था इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। इसके वैल्यू नेगेटिव आती थी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी का हमेशा होता है ना, हमें काम करने की जरूरत नहीं होती, ग्रेविटी अपने आप कर देती है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? जैसे कि मान लो कि हमारे पास इस तरह से एक स्लोप है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक पहिया रख दिया। ठीक है, बताओ क्या होगा, फोर्स नीचे आएगा। कब तक नीचे आएगा, क्या यहाँ तक नीचे आएगा, क्या रेस्ट पे, वो बात की बात है। क्या इससे नीचे भी आ सकता है, ये लाइन है अपनी A, क्या इससे नीचे आ सकता है, नहीं, पक्का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गड्ढा खोद दूँ तो आ जाएगा। अब इसका नई लिमिट क्या आ गई, ये मान लेते हैं B। क्या और नीचे जा सकता है, और गड्ढा खोद दे तो, और गड्ढा खोद देंगे तो और नीचे चला जाएगा। तो जब तक वो नीचे जाएगा, ऑब्जेक्ट कब तक चलता है, जब तक उसकी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। गाड़ी कब तक चला सकते हो, जब तक पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। काम कब तक कर सकते हो, जब तक थक ना जाओ। यही चीज़ होती है। तो ऑब्जेक्ट कब तक चलेगा, जब तक उसकी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। एनर्जी ख़त्म होने का मतलब पोटेंशियल उसका कितना हो गया, 0। पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, सबसे नीचे, सबसे नीचे। लेकिन सबसे नीचे क्या है, क्या सबसे नीचे से नीचे कुछ हो सकता है, गड्ढा खोदेंगे तो उससे भी नीचे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसीलिए पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ रेलिवेंट नहीं है। हमारे काम का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो कि हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी = mgh। और ये h क्या था, कहाँ से, हाइट, अर्थ के सरफेस से। याद है, अर्थ के सरफेस से हाइट थी ना। ठीक है, और वैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, Gm/r। ये पोटेंशियल कहाँ था, अर्थ के सरफेस पर। याद करो हमारे पास क्या था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला बोलना एक बार, फोर्स = Gm1m2/r²। ये था। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क डन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। ऐसी चीज़ें याद आ रही है? ठीक है, तो यही चीज़ें हमारे पास पहले अपन ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, ग्रेविटी वाला। अब हम कौन सा पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रिक वाला। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, बहुत दूर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। उसमें अपन ने क्या किया था, बहुत दूर से एक मास लेकर आ रहे थे 1 किलोग्राम मास। याद करो 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये 4 टॉपिक एज इट इज 12th में आएंगे। ग्रेविटेशन की जगह वर्ड आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ऐसे ऐसे कुछ बात हुई थी 11th में अपनी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपने को क्या बताता है कि कितना डिफरेंस है उनके पोटेंशियल में, कितना डिफरेंस है उनकी ताकत में। और ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को गिराएं इस टेबल से, ठीक है, तो ये कहाँ तक गिरेगा, सरफेस तक। लेकिन हम कहाँ हैं अभी, हम हैं एक 2 मंजिला इमारत में, जिसमें एक है ग्राउंड फ्लोर, एक है फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर के फर्श पे गिरेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ विंडो से गिराऊंगा तो कहाँ तक गिरेगा, ये गिरेगा सड़क तक, ठीक है। और अगर बैक साइड में सड़क में भी एक गड्ढा हो तो वो कहाँ तक गिरेगा, उस गड्ढे तक। तो ऑब्जेक्ट कहाँ तक गिरता है, जब तक उससे और ज़्यादा गिरने की संभावना ना हो जाए। यानी कि अब इससे नीचे तो नहीं जा सकता। इज दिस ओके। तो सेम चीज़ इसमें पोटेंशियल के अंदर भी होती है। पोटेंशियल में अपने को क्या पता लगेगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। कब तक चलेगा, जब तक लोवेस्ट पोटेंशियल पे ना पहुँच जाए। हमें करंट कब लगता है, जब हम नंगे पैर होते हैं, जब चप्पल ये डाल रखी होती तो। क्यों, अर्थ का पोटेंशियल 0, तो चार्ज कहाँ भागेगा, 0 की तरफ भागेगा। कहाँ से भागेगा, स्विच से भागेगा, ठीक है। अगर हमने बीच में बैरियर लगा दिया तो चार्ज नहीं चलेगा नहीं तो झटका नहीं लगेगा। और चप्पल निकालते क्या होगा फिर, ठीक है। नींदों में होगे तो नींद खुल जाती है, ठीक है, और चोट भी लग सकती है, तो थोड़ा बच के रहना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस याद आया। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि पोटेंशियल इज वर्क डन टू ब्रिंग वन चार्ज, कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये बताएगा करंट कहाँ से कहाँ चलेगा। करंट कहाँ से कहाँ चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। और करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्शन क्या थी इसकी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कौन चल रहा है, करंट चल रहा है। और करंट चलता कहाँ से कहाँ है, हाई टू लो। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल। इसका मतलब क्या था, लो पोटेंशियल। पुरानी चीज़ें कुछ याद आ रही है, ठीक है। जितनी याद आती है अच्छी बात है, बाकी हम इसको करना तो है ही दोबारा से, ठीक है। अब इन चीज़ों को एक बार आप ध्यान रखोगे तो आपको 12th वाली चीज़ें थोड़ी सी आसान लगेगी। 11th की फिज़िक्स में सुविधा ये थी कि हमें एग्जाम्पल आसपास मिल जाते थे, ठीक है, कि गाड़ी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल निकाल लो, ऊपर चढ़ रहा है ऑब्जेक्ट, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्प्रिंग हिल रहा है, ठीक है। और आइसोथर्मल एडियाबैटिक में क्या होगा, किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, प्रेशर कुकर में गर्म कर दिया, प्रेशर कुकर में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट। तो उसके सारे लाइव एग्जांपल अपने को मिल जाते थे। लेकिन हमारे पास जो है ये टॉपिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी, चार्ज की स्टडी। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन वैसे ही जैसे भूत है, ठीक है ना। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूत देखा है, उसी तरह से कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन देखा है। ऐसे दोनों लोगों से दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, ठीक है। ऑप्टिक्स, लाइट की स्टडी है, लाइट हमें नहीं दिखती। ये मत बोलना ट्यूबलाइट दिख रही है, लाइट का सोर्स दिखता है, लाइट नहीं दिखती, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में एटम, इन दोनों को मिला देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है। सेमीकंडक्टर अपने को फिर भी दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन 11th के कंपैरिजन में 12th की फिजिक्स थोड़ी सी आसान लगती है। उसका रीज़न ये है कि 10th से 11th में जब आप आते हो ना, लेवल एकदम से बढ़ता है। अब आपको थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ने की आदत हो चुकी है, तो 12th की फिजिक्स आपको आसान लगने वाली है। इज दिस ओके, ठीक है। तो पोटेंशियल पता लग गया, करंट कहाँ से कहाँ चलता है, हाई टू लो चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, ठीक है। और अच्छा, करंट रियल में चलता है या इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, आंसर है करंट में चलता है। पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव चलते हैं, दोनों चलते हैं, ठीक है। वायर में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, क्योंकि वायर में क्या होगा, कॉपर की वायर है तो कॉपर के एटम बीच में पॉजिटिव होगा, साइड में नेगेटिव होगा। बीच में से पॉजिटिव निकलेगा तो क्या होगा, नहीं निकल सकता, ठीक है। याद करो थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में, आपने पढ़ा है इस तरह से कुछ एक्स जेड ए। ये एक्स क्या है, ये एटम है। जेड क्या है,
एटॉमिक नंबर है, ए क्या है, मास नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता था। ठीक है, और मास नंबर क्या होता था, लॉस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। कॉपर का एटॉमिक नंबर याद है, कॉपर का 29। ठीक है, मुझे कैसे याद है, हाँ? अपने आप याद आ गया एकदम से। छोड़ो, कॉपर की वायर है मान लो अपने पास। ठीक है, इस तरह से एक कॉपर की वायर है, इसके अंदर से मान लो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटम था उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, कम होंगे। अगर प्रोटॉन निकल के आ गया तो किसमें, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस हिस्से की। यहाँ से एक प्रोटॉन उधर चला गया तो यहाँ पे जो कॉपर है उसमें प्रोटॉन क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, कॉपर में प्रोटॉन कम हो गया यानी इसका एटॉमिक नंबर कम हो गया। एटॉमिक नंबर कम हो गया इसका मतलब कॉपर पहले कितना एटॉमिक नंबर था, 29, यानी कॉपर था, अब उसका 28 हो गया, यानी कि निकल बन गया। कैसा होता है, वायर में करंट चला, कॉपर की वायर लगाई थी, निकल गई, कैसे बन गई, ऐसा जादू नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। ठीक है, पहली चीज़ इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्रोटॉन्स को निकाल लेंगे तो एक बढ़िया वाला धमाका होगा। 10th क्लास में इस चैप्टर को इसीलिए हटा दिया था क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी करके एक चैप्टर होता था। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न पढ़ाते हैं, ICSE वालों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अगर उसमें से प्रोटॉन निकल गया तो उसकी एनर्जी, उसका जो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, उसको एटॉमिक बम बोलते हैं। तो करंट चलने से शहर तबाह नहीं होते। ठीक है ना, यहाँ पे आपने स्विच दबाया और शहर गायब। तो याद रखना है कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, पहली चीज़। ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद ओम्स तो याद है, V = IR सबसे फेमस। V क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट। R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कंडीशंस क्या थी, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, याद है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और मटेरियल सेम रहना चाहिए। अगर मटेरियल चेंज हो गया तो ग्राफ अलग अलग आएगा। ऐसा कुछ याद आ रहा है, ओम्स लॉ। अंडर सिमिलर कंडीशन अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का नाम क्या है, आर। ये आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे। हाँ, एक तो था लेंथ के ऊपर, एक एरिया, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता था ना, हाँ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट फिर भी कह सकते हो। सरकमफेरेंस और एरिया अलग अलग चीज़ हो गई। हाँ, सरकमफेरेंस वाले हिस्से का एरिया कह सकते हो। जनरली वायर के लिए πr² होता है, वायर सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, और तीसरा किस पर डिपेंड करता था, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता था। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ था, R = ρL/A, ऐसा कुछ याद है। रो क्या था, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे सिर्फ और टेम्परेचर पे। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होता था कि 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसा कुछ याद आ रहा है। ठीक है, रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की। अब 12th में क्या आ जाएगा, रजिस्टिविटी के साथ कौन आ जाएगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस के साथ कौन आ जाएगा, कंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा, करंट क्या है, स्केलर वेक्टर। करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है,
हाँ देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, अरे 2 एम्पियर 5 एम्पियर कितना करंट, वो मैग्नीट्यूड ही है। डायरेक्शन है उसकी, डायरेक्शन क्या है करंट की? डायरेक्शन तो अरे तुम खुद ही तो बता रहे थे भी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, तो करंट स्केलर है। नहीं स्केलर ही है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो उसके हिसाब से होगी। किसके हिसाब से? देखो वेक्टर में क्या होता था, डायरेक्शन चेंज नहीं होती सर इसकी, तो किसकी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं होगी? देखो अपन यहाँ से ये वायर दिख रही है तुम्हें, यहाँ से वायर मुड़ गई पंखे के अंदर जा रही है जो, लेकिन हाई टू लो ही जा रहा है। हाँ ये इस तरह से अपने पास एक वायर है, हमेशा हाई टू लो। ठीक है। मान लो कि ये यहाँ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ से मुड़ने के बाद कितना है 5 एम्पियर, तो अगर मैं इस वायर को यहाँ से ऐसे जोड़ दूँ तो कितना करंट आना चाहिए? 5√2, ठीक है 5 ही आता है इसमें। अगर मैं वायर को ऐसे लेकर आऊँ या ऐसे लेकर आऊँ तो 5 एम्पियर आ रहा है। अगर मैं इसको दोनों हिस्सों को ऐसे डायरेक्ट जोड़ दूँ तो भी करंट कितना आएगा? 5 एम्पियर ही। तो यहाँ से अपने पास एक नई चीज़ आती है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो वेक्टर के लॉज को फॉलो करे, ठीक है। करंट चैप्टर के बाद हमें पता चलता है कि वेक्टर की डेफिनेशन को अपडेट करना पड़ेगा। ये क्या है इसकी डेफिनेशन? इट हैज़ मैग्नीट्यूड, it has direction and it follows या it obeys laws of vector। ये वेक्टर के लॉज को भी फॉलो करेगा, ठीक है ना। और करंट जो है वो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट क्या है? स्केलर। क्या हम करंट को टेंसर बोल सकते हैं? याद करो 3 तरह की क्वांटिटीज होती थी, एक था स्केलर, एक था वेक्टर, एक था टेंसर। क्या हम करंट को टेंसर बोल सकते हैं? स्केलर क्या था? ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या था? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बट नो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, ठीक है। ये था टेंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि भाई करंट के पास डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो करंट से रिलेटेड कोई ऐसी क्वांटिटी बनाओ जो वेक्टर हो, ठीक है। तो उन्होंने बना दी और उसका नाम क्या रखा? करंट डेंसिटी। ये चीज़ आपकी आ जाएगी 12th में। अभी तक करंट पढ़ रहे थे, अब इसमें क्या आ गया? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। करंट को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दो। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका करंट डेंसिटी का सिंबल मान लेते हैं एक बार के लिए सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल्स टू आई बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, ठीक है। ए क्या है? एरिया। एरिया क्या है? स्केलर वेक्टर। एरिया स्केलर है। वेक्टर है। एरिया वेक्टर है, याद नहीं आया? सुनो, याद करो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। उसमें क्या था कि 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसके डायगोनल के इक्वल आएगा, ऐसा था, ठीक है। दूसरा याद करो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर याद है? ए बी सब भूल गए। चलो सुनो, फिर हमारे पास वेक्टर्स में 3 चीज़ें आती हैं, आती तो बहुत सारी है, अभी अपने काम की 3 चीज़ें आती हैं। पहला उसका एडिशन, इसको हम बोलते हैं वेक्टर का अलजेब्रा। दूसरा आता है इसका सब्ट्रैक्शन और तीसरा आता है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से है, ठीक है। प्रोडक्ट इसमें 2 तरह के थे, एक था स्केलर प्रोडक्ट
एक था वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है स्केलर। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है वेक्टर। कुछ कुछ याद आया? एडिशन में क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। कुछ याद आया? सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। कुछ याद आया? स्केलर में क्या होता था, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। याद आया? क्रॉस में क्या होता था, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। याद आया? एन कैप क्या था, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कुछ याद आया? राइट हैंड थंब रूल, एक की तरफ उंगलियां करो, दूसरे की तरफ मोड़ दो, अंगूठा उसकी डायरेक्शन देगा। पक्का? हाँ जी पक्का। तो एरिया क्या है, वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे, इसको देखो। अपने पास एक पैरेललोग्राम बना लो एक बार, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर है ए, ये मान लेते हैं वेक्टर है बी, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता था, बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट क्या है, मान लो ये है इसकी हाइट h, ये इसकी हाइट है h, ठीक है। ये साइड क्या है, ए वेक्टर, ये साइड है h। क्या आप इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो? बताओ h अपॉन ए क्या होगा, साइन होगा। साइन थीटा क्या होता था, p बाई एच, ठीक है। थीटा के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन है, ये, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा है, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, b, हाइट क्या है, h, यानी कि ए साइन थीटा। तो क्या बन गया, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रहेगा, पक्का, ओके। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या था, करंट डेंसिटी। कैसे निकालते हैं, करंट को एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। किसको, सिग्मा की वैल्यू है कि करंट को एरिया से डिवाइड कर दो तो अपने यहाँ सिग्मा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, करंट की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए। अब ये सिग्मा क्या था, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होगा, ए क्या है, एरिया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आना चाहिए, कौन सा लगेगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट या क्रॉस, जी डॉट। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, स्केलर, ठीक है। क्रॉस में क्या आता है, वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें पता लग रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने को करनी है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, कुछ कुछ याद आया पुराना, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, फॉर्मूला है वो तो, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ये तो फॉर्मूलाज है। इसकी यूनिट क्या थी, ओम, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी क्या थी, ओम। साइंटिस्ट के नाम पे ऐसा सिंबल बनाते थे, ठीक है।
ओम, लेकिन रेजिस्टेंस है क्या? तो ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी? कंडक्टर की प्रॉपर्टी। क्या करता है? रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। अपोज करता है, क्या अपोज करेगा? फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज को कौन रोकेगा? रेजिस्टेंस रोकता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्या है वो? गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर? रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब करंट आराम से जाएगा, गुड कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो पुअर कंडक्टर है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इंसल्ट कर देगा करंट की, क्या बोलते हैं इसको? इंसुलेटर। और अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो सुपर कंडक्टर। ऐसी बातें सुनिए। सुपर कंडक्टर एक्चुअली थ्योरीज में है, और 4 केल्विन के ऊपर कुछ गैसेज हैं जो सुपर कंडक्टर का बिहेवियर दिखाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो होगी तो फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होगा। नहीं, फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V वोल्टेज है जो बैटरी की होगी। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो, नॉट डिफाइंड, तो इन्फिनिटी करंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करंट है, सुपर कंडक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, याद आई पुरानी चीज़ें। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या था? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, 1। तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये फिक्स होती है। ठीक है, याद करो अपन ने हीट वाला चैप्टर किया था, कंडक्शन, कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस। तब मैंने आपको कहा था कि इसको करंट से रिलेट करके देखो। ठीक है ना, वो चैप्टर पढ़ने से पहले मैंने कहा था ना एक बार ओम्स लॉ को पढ़ लेना। ठीक है, वहाँ पे वोल्टेज का काम कौन कर रहा था? टेम्परेचर। याद करो, हमने ऐसे 2 डंडे बनाए थे, यहाँ पे एक रोड रखी थी, यहाँ पर हमने इस तरह से सिस्टम ही बना रखा था पूरा, जिसमें हमने यहाँ पे आइस डाली थी और यहाँ पे बॉइलिंग वाटर डाला था, और इस बॉइलिंग वाटर के नीचे भट्टी लगा रखी थी। तो इसका टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा? कितना रहेगा बॉइलिंग वाटर का? अरे कितना रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा? तो नहीं, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे आइस है तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर में यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट हो जाता था। ठीक है, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती थी? 100 से 0 की तरफ। याद आ रहा है? तो ये 100 से 0 टेम्परेचर का डिफरेंस है जिसके से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज का काम कौन कर रहा है? टेम्परेचर। फ्लो कौन कर रहा है? हीट। और इसमें फ्लो कौन कर रहा है? चार्ज। इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। चीज़ें याद आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको रिलेट किया था। क्या यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी है जिसको रिलेट नहीं कर पाए पुराने से? पक्का? ठीक है, उसके बाद फिर आपने किया था सीरीज पैरेलल। टीचर्स का फेवरेट टॉपिक होता था ये, सीरीज एंड पैरेलल। पूरी 10th क्लास में जिसने भी 10th पास की है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा पूरे इंडिया में जिसको सीरीज पैरेलल क्वेश्चन सोल्व करने ना आते हो। बाकी चाहे पूरी फिजिक्स ना आती हो, लेकिन ये पक्का आते होंगे। ठीक है, 10th क्लास में तो ऐसा होता था। तो सीरीज में क्या होता था? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ याद है? ठीक है, और पैरेलल में क्या होता था? 1 बाई R, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब की बार भी है सेम टू सेम ये फॉर्मूलाज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जैसे आपके ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में है? अब ये किस में है? पहले सीरीज में। जैसे अपने पास ये है, ये मान लो है 10, ये है 20, ये है 20, ये है 10। क्या बता सकते हो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 40, ऊपर वाले का कितना होगा? 30, 30। नीचे वाले का कितना होगा? 30। 30 और 30 का पैरेलल 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 30, 2 बाई 30 यानी 1 बाई 15। सीधा करेंगे तो 15 आ रहा है, कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको मुश्किल बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर ऐसे की लगा दी। ठीक है, ये की कैसी है? ओपन है। ओपन है तो करंट अच्छा जी नहीं करेगा। ये इसमें बोलने का तरीका ऐसा है, ओपन का मतलब है कि बटन ऑफ है। ठीक है, क्लोज का मतलब है कि वायर टच कर दी, तो इसमें करंट नहीं चलेगा। अब बताओ 10 और 20, ये है मान लो रेजिस्टेंस नंबर 1, ये है रेजिस्टेंस नंबर 2, ये है रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। अब बताओ R1 और R2 किस में है? सीरीज में, पैरेलल में?
बटन ऑन है, हाँ चाहिए। बटन ऑफ है, मतलब कि ओपन सर्किट है। 10 ओपन और सर्किट 20 इसका मतलब सर 10 और 20 को पैरेलल में 20 वो और तो 10 करेगा ही को नहीं। पैरेलल अगर इसको देखो पहले कि क्या यहाँ से करंट फ्लो करेगा। नहीं। अगर जिस वायर में से करंट फ्लो नहीं करता हम उसको मिटा देते हैं, याद आया? ये किस में आगे, किस में आगे, सीरीज में आगे। अब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, अब बताओ क्या होगा। तो वो दोनों पैरेलल में, अब ये दोनों किस में, पैरेलल में, पैरेलल, ये दोनों किस में, और जो इनका आंसर आएगा वो किस में, ऐसा याद है? ऐसा क्वेश्चन किया होगा आपने, इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी 5 ओम, इसकी 5 ओम, इसकी 5 ओम, इसकी 5 ओम, और रेजिस्टेंस बताना था आपको पी और क्यू के बीच में। ठीक, अरे ऐसे होता था ना, यहाँ से जिगजैग बनाते थे रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, सीरीज पैरेलल याद है? याद नहीं है तो याद आ गई, थोड़ी थोड़ी याद आई। ठीक है, अपने को इसके कम से कम भी 50 से 100 क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ सीरीज और पैरेलल के। ठीक है, 50 करने के पीछे सिंपल सा रीज़न है कि बच्चों को ये आसान लगते हैं, मज़ा आता है इनको करने में। अरे सर और दे दो, और दे दो, एक ही दिन में हो जाएंगे 50 हमने, देखते जाना। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? ऐसा कुछ पढ़ा था कि वायर में करंट चलेगा तो वायर गर्म हो जाएगी, क्या बोलते थे इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या 12th में भी है ये? बिल्कुल है। फॉर्मूला याद करो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था कुछ, कि वायर में करंट चलेगा तो वायर गर्म हो जाएगी। कितनी गर्म होगी? H प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल है R, H प्रोपोर्शनल है T। फॉर्मूला क्या बना यहाँ से, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। के की वैल्यू इसके अंदर 1 आती है। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे R की जगह V बाई आई रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3-4 फॉर्मूलेज बनते थे। तो हीट के फॉर्मूला एक तो था वी क्यू, एक था वी आई टी, एक था आई स्क्वायर आर टी, और एक था वी स्क्वायर बाई आर टी। ये सारे के सारे फॉर्मूले इसी से आए। आई की जगह एक बार वी बाई आर रख दो तो ये वाला बन जाएगा। आर की जगह वी बाई आई रख दोगे तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, और आई की जगह इसमें, इसके अंदर आई की जगह क्यू बाई टी रख दोगे तो ये वाला बन जाएगा। याद है ऐसा कुछ? पक्का? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता था ना कि, चलो बाद में देखते हैं। एक पावर पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या था? हमेशा की तरह वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर के फॉर्मूले क्या क्या थे? वी आई, हीट का फॉर्मूला है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, टी से टी खत्म। दूसरा क्या था? आई स्क्वायर आर टी था, टाइम से डिवाइड कर दो, टी से टी खत्म। तीसरा क्या था? वी स्क्वायर बाई आर टी था, टी से डिवाइड कर दो, टी से टी खत्म। तो पावर के 3 फॉर्मूले बनते थे, पावर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता था एक कि एक बल्ब है, उसके ऊपर रेटेड है, एक बल्ब रेटेड 20 वाट 200 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 20 वाट, वाट का मतलब पावर, वोल्ट का मतलब वोल्टेज, क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो ऐसा कोई फॉर्मूला से पी वी आर तीनों आ रहे हैं, तो ये रहा। तो क्या इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? ये चीज़ें याद है? याद नहीं थी तो याद आ गई। ठीक है, फटाफट से एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अपने चार्ज पढ़ा था, चार्ज क्या था? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन डी। ठीक है, एन क्या था? Q इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आता। ठीक है, और आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये था। यहाँ से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, अच्छा, इसको फॉर्मूले को थोड़ा और खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये होगा। टोटल चार्ज के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अच्छा, एक था अपने वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। एक अपने पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो यहाँ से आर का फॉर्मूला क्या आया था? वी बाई आई, और आई का फॉर्मूला क्या आया था यहाँ से? वी बाई आर। ये चीज़ें याद है? याद नहीं थी तो याद आ रही है। अच्छा, रेजिस्टेंस के बाद अपन ने रेजिस्टिविटी पढ़ा था। रेजिस्टिविटी क्या था? आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, याद है?
आर का एक फॉर्मूला और आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ। ए क्या है? कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन। क्या फॉर्मूला आता है इसका? जनरली पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब आप क्योंकि 12th में हो गए तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक वायर है जो क्यूबॉइड की शेप में है, तब उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड है, साइड साइड। एल तो उसकी लेंथ होगी, क्यूबॉइड होता क्या है? एल इंटू बी इंटू एच होता है ना इसका, तो इस तरह से कुछ होता है मान लेते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन होगा। ये वाला हिस्सा क्या होता है? एल। ये वाला है इसका बी, ये वाला है एच। बताओ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? अरे तो वॉल्यूम हो गया बी और एच, ये वाला तो बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई वायर ऐसे भी आ सकती है क्या अपने? अब तो आएगी, 10th में तो नहीं आती थी, 12th में आएगी। ठीक है। इसमें करंट क्या होगा? सेम या अलग? किसमें? अरे लगती नहीं है, क्वेश्चंस में लगती है सर। ठीक है। तो तुमने सुना होगा ना कि पेपर देखते बच्चों को लगा झटका, ऐसी तार होती है उसमें। ठीक है। तो बताओ इसमें क्या सेम रहेगा? याद करो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, तो जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो इसमें क्या सेम है? करंट। क्या अलग है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या रिलेटेड करता था? करंट से रिलेटेड कुछ था क्या? एरिया और करंट से रिलेशन था कुछ? करंट का एरिया के साथ रिलेशन था, क्या था वो? ऊपर लिखा था, क्या लिखा था? नहीं, दूसरे वाला, दूसरे वाला चार्ज डेंसिटी। बढ़िया। क्या था उसका सिंबल? सिग्मा है। ठीक है। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आएगा? ये रहा सामने, आई अपॉन ए है। तो यहाँ पर चीज़ सेम क्या है? इसके अंदर सेम क्या है? आई सेम है। क्या अलग है? ए अलग है। तो क्या अलग हो गया? करंट डेंसिटी अलग होगी। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अलग, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अलग। अगर ये कहे कि यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इस तरफ रेडियस है 2 मिलीमीटर, इस तरफ रेडियस है 5 मिलीमीटर, तो क्या आप मुझे सिग्मा 1 रेशो सिग्मा 2 बता सकते हो? है ना? तो इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसके अंदर। पता चल रही चीज़ें? ठीक है। कहाँ कर रहे थे हम चीज़ें? अच्छा ये रही। उसके बाद आपने क्या था? रेजिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या था? डायरेक्ट ऐड करना है। R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जितने भी है RS। अगर सबकी वैल्यू सेम है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? NR। सबके सब सेम है तो। अच्छा, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या था? 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, सबके सब सेम होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? R/N। याद करो NCERT का पहला ही क्वेश्चन था, अपने पास एक वायर है, उसकी लेंथ है L, उसका रेजिस्टेंस है R। अपन इसके 5 बराबर टुकड़े कर दिए, बराबर तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं 5 बराबर टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बराबर टुकड़े किए, टोटल रेजिस्टेंस R था R/5 ऐसा था। ठीक है। फिर हमने इन 5 टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ दिया। किसका ज़्यादा होता है? किसमें? किसमें ज़्यादा होता है ये बताना। क्वेश्चन ये था कि पूरी वायर है, उसको हमने 5 टुकड़े किए, पूरी वायर का रेजिस्टेंस है R, फिर हमने 5 टुकड़े करके उसको पैरेलल में जोड़ दिया, उससे जो वैल्यू आई R डैश, तो R रेशो R डैश बताना है क्या था। पहला ही क्वेश्चन था NCERT का। ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है? जितने टुकड़े किए उसका स्क्वायर कर दो, तो आंसर क्या आएगा इसका? 25:1। ठीक है। कैसे आएगा वो सारी बातें आप करते रहेंगे। ओके। तो ये थी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो 10th क्लास में आपने पढ़ी है। ठीक है। आज का आपका होमवर्क क्या है? एक बार 10th क्लास की बुक अगर आपके पास है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक बार रीडिंग ले लेना। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, और जब हम इस चीज़ को 12th वाले पोर्शन से करेंगे, 12th वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेगी। ये मान के चलो कि ये आपका चैप्टर 60% हो चुका है। अगर आपने 10th वाली बुक को पढ़ लिया तो 60% चैप्टर हो गया। हमारे इसके अलावा क्या बचेगा? एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी बचेगा, एक मोबिलिटी बचेगा, करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने,
इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी है जो आप इसको करेंगे। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे जल्दी होता है अपना। ठीक है जी, ये था आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले का एक ब्रीफ रिव्यू। कोई डाउट हो आज वाली क्लास में तो मुझे बता दो। आर यू श्योर? ठीक है, तो अभी हमने पुरानी चीज़ों की 2 चीज़ों की बातें कर ली है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अपने लिए पूरी तरह से नया है, तो इसको नए तरीके से करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 10th क्लास में था, लेकिन 10th क्लास वाला इससे कोई खास रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी हमें एकदम नए सिरे से ही करना है। ठीक है जी, तो कल से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। ठीक है, कल हमारी क्लास शुरू हो जाएगी जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे उसके क्वेश्चंस को लेवल को बढ़ाते जाएंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज़ आप मेरी तरफ से फ्री हो।